हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हमने एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर रखा है। ये क्लासें केवीएस एचटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और अभी तक आपने अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है तो हिंदी साहित्य को मैंने कंप्लीट अपने जो चैनल है उसमें करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर हिंदी साहित्य को भी कंप्लीट पीवाईक्यू के साथ कर सकते हैं और साथ में हमारी एनसीईआरटी की जो श्रृंखला चली हुई है उसको भी आप देख सकते हैं। स्टिच भाग 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अभी हमारा स्टिच भाग 2 है, उसका हम गद्य खंड है उसको पढ़ रहे हैं। आज हमारा तीसरा पाठ होगा यशपाल जी का और नाम है इसका लखनवी अंदाज। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। यशपाल जी का जो जन्म है 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किए और उसके बाद वहाँ का उनका परिचय किससे होता है? भगत सिंह और सुखदेव से। स्वाधीनता संग्राम की धारा से जुड़ाव के कारण जेल भी गए और उनकी जो मृत्यु है 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके जो कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, तरक का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये सभी इनके कहानी संग्रह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है झूठा सच इनका उपन्यास है। ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है। तो झूठा सच उपन्यास इनका महत्वपूर्ण है। किसका है? यशपाल का है। और इसमें भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? यशपाल की हैं। और उनके ये प्रमुख उपन्यास है। ये नीचे जो दे रखे हैं ये भी उपन्यास हैं किसके? यशपाल के। और ऊपर जो दे रखे हैं वो कहानी संग्रह है। इसलिए आपको विधा तो बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, कौन सा हमारा उपन्यास है, कौन सा कहानी संग्रह है। आगे है भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था। ये एक व्यंग्य है और किस लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर, एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अब पढ़ते हैं लखनवी अंदाज। मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली से फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक जो दृश्य है देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया था। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे? खीरे रखे थे। कहाँ रखे थे? तौलिए पर रखे थे। बिल्कुल बारीकी से एक एक लाइन आपको पढ़नी होगी तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का जो टिकट है खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का
अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही क्या है खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से क्या है कनखियों से नवाब साहब की आँख की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। हो, नवाब साहब ने सहसा हमें क्या है संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी क्या है मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल क्या है खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से क्या है खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया और सीट के नीचे से लोटा क्या है उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के क्या है सिर काटे और उन्हें गोद कर क्या है झाग निकाला। फिर क्या है खीरों को बहुत ही एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले क्या है खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत क्या है करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च क्या है की सूखी बुरुक दी। फिर क्या किया, उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादन की क्या है कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देख कर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी क्या है असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से क्या है ताज़ा खीरे की जो पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी क्या है उचित समझा। आत्मसम्मान जो निभाना है वही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी क्या है जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। नवाब ने क्या है तृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग में चमकती हुई खीरे की फांकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गई और फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में क्या है पलके मूंद गई। मुँह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर क्या है छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से क्या है रस आस्वादन करके खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे और हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा और यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके में उधर की तृप्ति भी हो सकती है। आगे है, नवाब साहब की ओर से क्या है पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है स्किल नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, बिना किसी घटना और पात्र के क्या है लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो ये थी कहानी हमारी क्या लखनवी अंदाज यशपाल की।
अब करेंगे हम दूसरी कहानी को।